चलो जी। तो आज हम चर्चा करते हैं जैविक खेती पे, क्योंकि यहाँ पे पहले जो चर्चा में थोड़ा लिख दो आज अपना डॉक्टर सुरेंद्र लाल की परसा इसमें लिखा था, मिटो दिया नहीं है ये वो हो गया। दूसरा है किसान खेत परसा। नीचे लिखो कीर्तन वो भी लिखूंगा सस्ती के बस 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 इन्होंने यो वीडियो बना होगा तो इन्हें पता लग जाएगी अपने मिशन की खिलाफ से। तो आज जिक्र चला हुआ है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती या बगैर जहर की खेती, जो हमारा कंसेप्ट है। और आज एक बात का और जिक्र आया कि निवारण के बजाय कारण पे हम ध्यान दें तो हमारे को कुछ चीजें जल्दी समझ में आती है। तो उसी विषय को टच करते हुए आज चलेंगे। तो जैसे ही जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का जिक्र आता है तो किसान के सामने 4 डर खड़े हो जाते हैं। पहला डर, यदि खेत के अंदर बीमारी आएगी तो यदि मैं जहरों का प्रयोग नहीं करूंगा तो उनसे निदान कैसे कर पाऊंगा। दूसरा डर है, खेत के अंदर कीड़े आएंगे। आज हम पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं और उससे कीड़ों से निदान पाने की कोशिश करते हैं। यदि इनका प्रयोग नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी फसल को कैसे बचा पाऊंगा। तीसरा डर होता है कि खरपतवार खेत के अंदर आएंगे। यदि वीडीसाइडों का प्रयोग नहीं करूंगा तो लेबर के माध्यम से मेरा खर्च इतना बढ़ जाएगा कि मेरे घर में कुछ बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो मेरी खेती संभव कैसे हो पाएगी। चौथा है, किसी भी पौधे को उत्पादन देने के लिए खुराक की जरूरत होती है। आज तो मैं डीएपी, यूरिया, जिंक जैसे उर्वरक डाल के खेत की खुराक पूरी कर लेता हूँ, फसल की खुराक पूरी कर लेता हूँ। तो उनका यदि मैं प्रयोग नहीं करूंगा तो फसल की खुराक कैसे उगाऊंगा, तो वो उत्पादन देने में सक्षम नहीं होगी। तो ये 4 डर वैसे तो बाजार के हिसाब से सेट किए हुए हैं और किसान के दिमाग में भी हैं, लेकिन ये 4 डर लगभग फाल्स हैं, झूठे हैं। यदि इनको हम सही ढंग से समझ के चलेंगे तो ये डर नहीं, इन्हीं से एक समाधान निकलेगा और उसी से हमारी खेती संभव है। तो एक एक का मैं जिक्र करके यहाँ पे चलूंगा। तो कीड़ों का तो अपना विषय लंबा चलता ही है, तो मैं दूसरे वाले से टच करके चलूंगा जो बीमारी है। आज किसान की ऐसी पोजीशन बना दी, वो कीड़े और बीमारी में भेद नहीं कर पा रहा। जब भी मैं किसान साथियों से बात करता हूँ कि आपके खेत में कौन सी बीमारी है, तो वो नाम लेता है, इसमें हापर है जी, इसमें सफेद मक्खी है, यानी कीड़ों का जिक्र करता है, वो बीमारी की तरफ नहीं जाता। कीड़े और बीमारी में इतना भेद है, जैसे मेरे को टीबी लगी, वो एक सूक्ष्म जीव वायरस द्वारा मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ और वो टीबी मेरे को मिट्टी में मिला सकती है। इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन 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 इंस्पेक्शन नहीं इन्फेक्शन कोई बात नहीं नहीं अर्जुन बोल रहे हैं। फिर ये शब्द पहले मैंने नोट किया, आप बोल रहे हो इंस्पेक्शन बोल रहे हो आप। ये इंस्पेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन मैंने कहा है मैं सही कह रहा हूँ। वायरस उसके टच में आया और वो फेफड़े मेरे खराब हुए, तो वो मेरे को मिट्टी में मिला सकता है, मैंने ऐसा बोला है। तो वो मेरे को जान से मारेगा, तो जान से मारने के बाद तो मिट्टी में ही बदलना है। तो इसी प्रकार से पौधों में जो बीमारी आती है वो पौधों को मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकती है, निमाटोड हो सकता है। बीमारी सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसी के द्वारा भी जाए, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं, कीड़े को हम नंगी आंख से भी देख पाते हैं। जैसे टीबी लगे और बाड़ों में जू पड़ जाए, डेरा हो जाए, उनमें जितना फर्क है, डेरा मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है, जान से नहीं मार सकता, लेकिन टीबी मेरे को जान से मार के मिट्टी में कन्वर्ट कर सकती है। तो इतना ही फर्क है खेत में कीड़े और बीमारी में। अब वो बीमारी रियल में क्या है, उसको यदि सही ढंग से हम समझ लें तो उसका डर आज ही निकल जाएगा। प्रकृति ने कुछ सूक्ष्म जीवों को आदेश दे रखा है, आपने जो भी गैर जरूरी पौधा भूमि पे नजर आए, क्योंकि आज हम फसल के बारे में बात करें तो पौधों पे ही आएंगे बीमारी, तो उसी पे ही हम चर्चा करेंगे। जो भी गैर जरूरी पौधा आपको भूमि पे नजर आए उसको खुराक लेने से रोकना है।
पहले बीमारी आती है तो उसको खुराक लेने से रोकती है और फिर उसको मिट्टी में कन्वर्ट करती है। यदि हम उन 3 प्रकार के गैर जरूरी पौधों की पहचान कर लें और उसको खेत से हटा दें तो खेत में बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 3 पौधों पे आती है। पहला, जो इस क्षेत्र का पौधा नहीं है वो उन सूक्ष्म जीवों के लिए गैर जरूरी है। यहाँ पे हम काली मिर्च लगाना चाहेंगे तो वो उग जाएगी, लेकिन उसको बड़ी नहीं होने देंगी, उससे पहले वो सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, उसको नष्ट कर देंगे। दूसरा, गैर सीजन का, जिसका हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे गेहूं के टाइम पे हम बाजरा बीजना चाहें तो बाजरा उग जाएगा, लेकिन उसको वो सूक्ष्म जीव आके नष्ट कर देंगे और उत्पादन नहीं देने देंगे। यदि बाजरे के सीजन में हम गेहूं बीजना चाहेंगे तो वो भी उग जाएंगे, लेकिन उत्पादन तक नहीं जाने देंगे, उससे पहले। तो ये दूसरे वाले लालच वंश हम गलती कर जाते हैं। सब्जियों का भाव लेने के लिए कई सब्जियों को हम उस टाइम पे बीज लेते हैं जिस टाइम पे उसके बिजाई का टाइम शुरू नहीं होता है, तो इसलिए वो कुछ बीमारियां हमारे को सब्जी वाले क्षेत्र में तंग करती है। तीसरा जो है पौधा, उसको समझना और हटाना दोनों थोड़ा मुश्किल है। इन दो को तो आसानी से किसान हटा भी लेते हैं और ज्यादातर किसान इस तरह की गलतियां नहीं करते। तीसरा है कुपोषित पौधा, जिस पौधे के खुद के न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है तो उसके द्वारा तैयार किया गया बीज किसी के काम का नहीं है, न तो वो आगे बीज पैदा कर सकता है और न ही उसके अंदर कोई ऐसी ताकत है जिससे किसी की भूख या न्यूट्रिएंट पूरे हो सके। तो इसलिए वो भी उन सूक्ष्म जीवों के लिए गैर जरूरी है। तो वो तीसरे वाले को हटाने के लिए उसके पोषण का प्रबंध हमारे को करना है। वो जब हम पोषण वाले चैप्टर में जाएंगे तो वो बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बीमारियों को से निदान पाने के लिए इन 3 प्रकार के पौधों को समझना जरूरी है और उनको खेत से हटाना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पौधे में बीमारी नहीं आती। एक आध बार मौसम की बदली से आती है तो वो भी भूमि के अंदर उपचार की स्थिति है। तो ये तो है बीमारी का। इसके बाद आते हैं खरपतवार का। खरपतवार जब हम यूनिवर्सिटी की या एग्रीकल्चर की किताबों को पढ़ते हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट के तहत खरपतवार की पहचान बताई गई है कि मेन फसल के अलावा कोई भी पौधा है तो वो खरपतवार है। मैं तो इसी बात से सहमत नहीं हूं कि वो हर पौधा खरपतवार की दृष्टि से हमारे को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे पौधे भी जिनकी सब्जियां बना के हम खा सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी औषधियों के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा मेन कारण मेरा ना इस बात को मानने का ये है कि वो पौधे इंडिकेटर हैं मेरी जमीन में किस प्रकार के तत्व की कमी या अधिकता है। जिस खेत में साठी आ रही है तो सीधी बात है उसके अंदर नमक बढ़ने की संभावना हो गई है। वो ट्यूबवेल के पानी से हुई है या जमीन के अंदर पहले से कुछ खारीपन है जिसके कारण नमक बढ़ा। नमक को खत्म करने के लिए जमीन ने उसको इजाजत दी कि तुम ऊपर जा और उस जमीन में नमक बढ़ने वाले सिस्टम को रोक। जिस खेत में लगातार नहरों के पानी लग रहे हैं पहले से खेत की स्थिति सही है तो उसमें साठी का पौधा नहीं मिलेगा। आप उसमें नमकीन पानी वाला बोर वाला पानी लगा दो तो आपको पता चलेगा कि अगले साल से ही उसमें साठी आ गई। तो इसका मतलब उसका बीज बोरवेल से नहीं आया है, जमीन के पास वो बीज था लेकिन उसको इजाजत नहीं थी। इजाजत तब मिली जब उसमें नमक बढ़ना शुरू हुआ। साठी खुद नमक को कंज्यूम करती है, जब उसको मिट्टी में मिलाते हैं तेजाब बढ़ती है, तेजाब से फिर वो नमक टच में आते ही नमक खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से नमक को खत्म करने के लिए साठी का एक बड़ा रोल है। तो जमीन ने उसको इजाजत दी, हमारे को वो खरपतवार नजर आ रहा है। दूसरा उदाहरण ये है जो साथी जैविक खेती करते हैं तो उनके खेतों में जब आप गेहूं की फसल में जाओगे तो मेथा जो इस घास को हम बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। पिछले 20 सालों से उसके क्षेत्र में भी ना हो। तो बीज कहाँ से आया? बीज जमीन के पास था लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे ही हमने उसमें यूरिया डालना बंद किया तो नाइट्रोजन की कमी हुई, नाइट्रोजन से नाइट्रेट की कमी हुई और जमीन को महसूस हुआ नाइट्रेट की कमी। तो वो नाइट्रेट फिक्सर पौधा हवा से नाइट्रोजन पकड़ता है, उसकी ग्रंथियों में नाइट्रेट की गोलियां बढ़ जाती हैं और उससे वो पूर्ति करता है। तो इसलिए उसको इजाजत दी और उसने आना शुरू किया। सर्दियों में इस पौधे से बड़ा कोई पौधा नहीं है जो हवा से नाइट्रोजन पकड़ के नाइट्रेट की पूर्ति करा सके। तो इस प्रकार से इन पौधों का तत्वों से संबंध है और उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए खरपतवार आते हैं और उन खरपतवारों को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे खेत में किस प्रकार के तत्व की कमी या अधिकता है।
जैसे ही आयरन कम होगा तो आपके खेत में बथुआ आना शुरू हो जाएगा और वो बथुआ ही मिलके उसके आयरन की पूर्ति करेगा और उस बथुए के मिलने के बाद जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो दूसरे प्रकार के घास आएंगे और उनसे फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब किस प्रकार के तत्वों की कमी आ जाता है। तो उन खरपतवारों को निदान करने के लिए जो सिस्टम हमने अपनाया है उस सिस्टम को समझ के आप चलेंगे तो आपका निदान भी जल्दी होगा और खर्च भी बचेगा। और निदान का मैं एक बार जिक्र करूं, जैसे ही गुल्ली डंडा हमारे को तंग करने लगा तो चिंता का विषय सबके लिए था, मेरे लिए भी था। तो मैंने मारने वाले कंसेप्ट को डॉक्टर साहब ने बता रखा था भाई किसी भी जीव को हम मार के नहीं हटा सकते धरती से, तो उससे मेरा मन पहले से हटा हुआ था। तो उसको हटाना मेरे लिए भी जरूरी था। तो मैंने उसको समझने के लिए एक बीज गुल्ली डंडे का और एक गेहूं का बीज मेरी हथेली पर रखा और मैं लेंस वाला ऐसे देखता रहा। लगभग 25-26 मिनट के बाद मेरे को दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो गुल्ली डंडे के ऊपर जो परत थी प्लास्टिक जैसी वो दो थी, उससे सिद्ध होया कि इसको भरपूर नमी नहीं मिलेगी तो जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा बीज का साइज उसका लगभग 18 गुना कम था उससे, तो बीज का साइज बताता है कि वो कितनी मिट्टी की वजह से बाहर निकलने की गुंजाइश रखता है। तो वो 18 गुना था, तो 18 गुना हिस्से में से ही कम हिस्से में से ही वो निकलने की ताकत रखता है। गेहूं की टंकी में रखे हुए गेहूं के बाहर बारिश हो जाती है तो वहां भी नमी पकड़ लेता है, यानी कि कम से कम नमी में भी वो उगने की क्षमता रखता है। और गुल्ली डंडे को ज्यादा नमी की जरूरत है और ऊपरी हिस्से में चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर पे से ही गुल्ली डंडा निकल सकता है, उससे नीचे से निकल के नहीं आएगा। तो ये बात मेरे दिमाग में आते ही मैंने मेरे खेत में प्रयोग करने की कोशिश की। मैंने पहले दिन हरो चला के बा के खेत को खुला छोड़ के आया। अगले दिन मैं नहीं गया, उससे अगले दिन दोपहर को जाके मैंने पहले खेत को देखा, भाई नीचे की नमी बरकरार है और ऊपर की नमी सूखी है। तो उसके ऊपर मैंने दोहरा सुहागा मारा और पहली दफा जब ये प्रयोग किया तो उसमें फिर मैंने ड्रिल द्वारा जो मशीन से आप गेहूँ होते हैं वो गेहूँ बीज दी। एक बार डर सा महसूस हुआ कि भाई खेत में नमी कम ना पड़ गई हो, जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही वो जर्मिनेशन का टाइम है तो औरों से वो पहले जम के आया और उसका भाला बाकी गेहूं से बड़ा था और उसमें गुल्ली डंडे की कोई गुंजाइश नहीं। फिर दूसरी जब समस्या आई तो पहला पानी फिर मैंने उस साल थोड़ा जल्दी लगा दिया, तो फिर वो गुल्ली डंडा जर्मिनेशन में आया, और लेकिन उस मात्रा में नहीं आया जिस मात्रा में पहले आता था। उसके बाद फिर अगले साल से मैंने एक नया प्रयोग और किया। पहला पानी हम तब लगाएंगे जब तक वो सारे गेहूं के पत्ते उस जमीन को ना ढक लेंगे। उसको ढकने के लिए या तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा या फिर हमने जो दलाल घोड़ों वाला सिस्टम बना रखा है उसके 3 सप्रे मैंने हरे होते ही शुरुआत करके पहला पानी लगाने तक 3 सप्रे निकाल दिए। उससे पत्ते का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, नरम पड़ने के कारण वो जमीन के ऊपर लग गया। 8 इंच दोनों लाइनों की दूरी थी, 4 इंच इस साइड से ढक लिया, 4 इंच इस साइड से ढक लिया। गुल्ली डंडा पानी देने के बाद केवल उसी जगह पर जमा जहाँ पे गेहूं नहीं थे। तो ये प्रयोग हमारा सक्सेस हुआ। तो इसके बाद में फिर इसका प्रचार शुरू हुआ तो दूसरे साथियों ने भी प्रयोग करके देखा तो क्लियर हो गया, जिस खेत में नमी ज्यादा है उस टाइम पे हम गेहूं बीजते हैं तो गुल्ली डंडा तंग करता है। यदि नहीं नमी को सही सेट करके हम चले तो गुल्ली डंडे की गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे भी फसलों में हम खरपतवारों के निदान के लिए इस तरीके से यदि अपने विचार और अपने आइडिया हम लेके चलेंगे तो गुल्ली डंडा कोई खरपतवार तंग नहीं करता। दूसरा एक अनुभव मेरे साथ हुआ, मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से पाठशाला लगाते हुए चल रहा था तो फेसबुक के ऊपर मैंने डाल रखी थी भाई इन गांवों में मेरा प्रोग्राम है। वो जैसे ही मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली तो धीरज नाम का एक किसान था, सरडा वाली उसके गांव का नाम है, बिल्कुल उसके खेत से पाकिस्तान के टावर दिखते हैं, लास्ट गांव है। तो उसका मेरे पास में फोन आया, बोला मनवीर जी मेरे पास एक समस्या आ गई है और आप इस क्षेत्र में तो मेरे से जरूर मिल जाएगी। जो गाड़ी मेरे को दे रखी थी खेती विरासत मिशन ने, उस गाड़ी के ड्राइवर वाले से मैंने कहा भाई हम इस गांव से नजदीक से गुजरे तो मेरे को धीरज से मिलना है। उसने कहा कि मेरी सिस्टर ब्याह रखी उसी से 2 गांव आगे और मैं अपनी सिस्टर से मिल के आ जाऊंगा और आप उनसे मिल के आ जाओ, तो परसों हम उसके पास से निकलेंगे। तो मैंने उस धीरज को बता दिया भाई मैं परसों तेरे पास आ रहा हूँ। तो वो मेरे को उसके घर पे छोड़ के चला गया और जैसे ही वो घर से निकल के आया तो एक एक बात समझने की है, मैं भी उसको वो काफी ऑब्जर्व कर रहा हूँ बातों को कि वो किस तरह से स्थिति बढ़ती है किसान की।
वो अंदर से आया और मेरे साथ हाथ मिला के पीछे पशुओं का दरबार था, बराबर में बहुत बढ़िया कोठी खड़ी है उसकी, और उसके ऊपर एक कच्चा कमरा बना रखा है उसने। नीचे जो पहले कोठी बना रखी थी उसके ऊपर जो जगह थी उसके ऊपर कच्ची ईंटों से कमरा बना रखा था। वो मेरा हाथ पकड़ के पशुओं के बाड़े में ले गया। पीछे एक टूटी ही खाट उसकी पड़ी थी, उसके ऊपर जाके बैठा दिया। मेरे को खाट पे बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पशुओं को बाड़ा में किसान आदमी है, लेकिन मेरे को महसूस हुआ इतना बढ़िया मकान है तो मेरे को ये पीछे की साइड में क्यों लेके आया। तो अंदर से कुछ आवाज सी आई कि भाई इनका घर में अनबन है, जो बातें मेरे से करना चाह रहा है वो घर वालों के सामने नहीं करना चाह रहा है। तो कुछ देर में मतलब वो सारी बातें क्लियर होगी। उसके बाप की और उसकी खटपट थी। खटपट के दो कारण थे। पहला कारण था एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के आ गया था। दूसरा कारण था आते ही ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी और खेती उसको रसायन वाली भी नहीं करनी आ रही थी, तो खेत का भी बिठा दिया, मतलब जो इनकम के सोर्स थे उसके जीरो कर दिए। तो सीधी बात है, कौन ऐसे बच्चे को पसंद करेगा। तो घर में खटपट हुई। तो मैंने सोचा कि भाई इसका खेत सुधरेगा ना सुधरेगा तो कम से कम बाप बेटे की बोलगत तो शुरू करा जाऊँ ताकि इनकी प्रॉब्लम कुछ सोल्व हो सके। तो मैंने किसी बहाने से बीड़ी लेने के लिए उसको दुकान पे भेज दिया, और वो जैसे ही बाहर निकला तो उसके पिताजी ने मेरे को बीड़ी दे दी। उसको भी चसक थी, तो उसने कहा बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसको समझा दे, इतना मैं कर ले जितना मैं सीख रहे, बाकी खेत की इनकम तो हमारे लिए छोड़ दे, हम खेती कर लेंगे, हमारा गुजारा चल जाएगा। इसने हमारा बैठा बैठा दिया। उनसे लेके आया था ये ऊपर कच्ची ईंटा का मकान पर लगा दिए, और जो खेत की इनकम थी वो इसने जीरो कर दी, इसकी खुद की नौकरी जान दी। तो मैंने कहा अंकल जी मैं भी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप बोलकर तो कम से कम शुरू रखो। तो उसने भी कुछ बातें विश्वास में ली, और इस तरह से करते करते जैसे ही वो आया तो मैं उसको लेके खेत में चला गया। खेत में कोई छाया नहीं थी, उसके पास में एक बैनर लगा हुआ था, हम लोग बैनर बिछा लिया खेत देखने के बाद, और उसके ऊपर बैठ के मैंने पहला सवाल किया, धीरे तेरे पास यदि कोई गुंजाइश है तो तू यहाँ से छोड़ के निकल जा। उसने कहा गुंजाइश कोई नहीं, मैं तो कमिटमेंट कर चुका हूँ, यही करूँगा, मरूँ या जी रहूँगा यही। मैंने कहा फिर तू किसान बन जाए। किसान तो मैं, किसान वाले तो तेरे हालात नहीं है, तू बेल्ट लगाए बैठे आदमी खेत में। तो खेत वाला स्थिति में आ, उसने कहा जी जो कुछ आप कहोगे वो मैं करूँगा। मैंने खेत में जो 2.5 किलो उसके देखे तो उसमें चना बीज रखे उसने, और चना ढूंढ खातर ऊपर तो बथुआ डाला, नीचे से ऐसे हटा के देखा तो नीचे पौधा दिख गया, और नहीं तो ऊपर से सारा में बिल्कुल सिर के बड़ा की डाल बथुआ जा रहा है। मैंने कहा 2 लेबर का प्रबंध कर ले, शाम के टाइम पे 1-2 घंटा आ जाओ और तेरा ये बथुआ पाड़ी की उसकी गुच्छी बना दे, और तू दोनों मंडी पकड़ ले, अबोहर की भी और फाजिल का भी, दोनों में बथुआ पहुँचा, जिस भी रेट में तेरा बेचा उस हिसाब से तू इसको बेचने की कोशिश कर। शुरू में उसने इसका मानने से बात था कि बथुआ बेचूंगा, लेकिन मेरे कहने से थोड़ा दम उठाने से उसने इसको स्वीकार कर लिया। उसी टाइम पे बैठे बैठे फोन दोबारा उसने 2 लेडीज से बात करी, उनकी 45 रुपये हर रोज के हिसाब से 2 घंटे डेली काम करने की कोशिश की। पहले दिन उसने 40 गुच्छी बनाई, और फाजिल का वाली मंडी में जब वो बेचने लगा तो 10 रुपये उसने रेट रख रखा था। 400 रुपये में बेच के व्हाट्सएप पे मेरे पास में फोटो भेजी जी, खुश था। मैंने कहा भाई नाश ना करें, इस एक भरोटे के 5 बना और उनको 10 रुपये में बेचने की कोशिश कर। तो उसने कहा भाई बिक जाएगी, मैं कोशिश कर। तो अगले दिन उसने वही काम किया, उस 40 की 200 गुच्छियाँ बना के 100 उसने भेज दी और 100 उस मंडी में भेज दी। तो इस प्रकार से जब उसका रिजल्ट आया लास्ट में 1,67,700 रुपये का 1 किला बिक रहा है, बचत आ रही थी। तो ये उस बथुआ ने खरपतवार आपका कमा उस स्थिति में, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि मेन फसल से कई गुना ज़्यादा बिक्री थी। तो इस तरह से भी हमने खरपतवार को यूज करना सीखना चाहिए। ये तो निदान के लिए अपनी खुद की टेक्निक काम करेगी, मारने वाला कंसेप्ट किसी भी खरपतवार में कीड़े में नहीं काम करेगा। उसको समझ के हटाने की कोशिश कराने तो जल्दी निदान होगा। तो ये खरपतवार का जिक्र था। ईब आते हैं खुराक पे। खुराक जब से हरित क्रांति का जिक्र आया है तब से उर्वरक का हम प्रयोग करने शुरू करे हैं। उससे पहले भी देश में फसलें होती थी और अच्छी फसलें होती थी। 1952 में जब कृषि डीसी अवार्ड दिए गए तो 15,000 खड़गों गेहूं के लिए मिला हुआ है अपने इस क्षेत्र में से। और उसी के साथ में मद्रास के पास में उस किसान का मेरे को नाम याद नहीं आता, राजेंद्र चौधरी जी बताते हैं कई बार, उनको धान का मिला हुआ है। और उनके धान का जो उत्पादन है आज तक
हम उसको छू नहीं पाएगा, या तो उसका फॉल्स था रोड से दिखा रखे हैं जो उस रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के अनुसार 160 मन धान 1 एकड़ से निकल गई, तो उसके हम नजदीक ले जा रहे हैं। तो उस टाइम पर जब इतना उत्पादन था तो वो किस प्रकार से था, उसके पास क्या क्या चीजें थी ऐसी, तो उसको ढूंढने की जब मैंने कोशिश की तो कुछ चीजें ऐसी पाई जो हमारे घर में थी और वो उत्पादन के लिए जरूरी थी। पहला काम था कार्बन की मात्रा। आज इस क्षेत्र की कहो या इसके आसपास के क्षेत्र की कहो तो 0.3% कार्बन की मात्रा हमारे खेत में रहती है, जबकि किसी भी प्रकार की खेती ठीक से हो जाए उसके लिए जरूरी है 0.7 से 0.8 तक, 0.7 ही लेके चले तो मतलब यहाँ से एक संभावना बनती है कि आपकी खेती अच्छी होगी यदि खेत में कार्बन की मात्रा 1 किलोग्राम में 70 ग्राम कार्बन। नहीं, जितने खेत के अंदर मात्रा है उसकी परसेंटेज है क्या, इतने परसेंट है आपके पास में, इसकी परसेंटेज को काटा जो कर मिट्टी ले 1 किलो। मैं बताऊंगा उसको, किताब में काटने की कोई जरूरत नहीं, उसका एक और तरीका बता। अच्छा। यदि आपने जैविक खेती करनी है और खेत से बाहर का कुछ भी नहीं डालना, उसके लिए जरूरी है 1.2%। ये आंकड़े तो मैंने लिख दिए, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हम इनको छू पाए। इसको बढ़ाने के लिए आप इन लोगों ने प्रयास कर करके देख लिए, जिनके 10-10, 12-12 साल के हैं वो इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों ने ऐसे भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसको भी टप कर दिए। जैसे विनोद यानी का जब हम खेत देखेंगे, आप खेत के किसी भी कोने से मिट्टी उठाओ और उसको मिट्टी में दिया, मैं खुद लेके आया 3 बार और अभी इसमें टेस्ट कराई हमने ऐसी में, तो उसकी 1.4 तक आ जाती है कई जगह से। तो उन पे हम चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से है। एक तो इसको ध्यान में रखना है, इसको साधारण तरीका मैं बताता हूँ। आप खेत के अंदर नंगे पैर जाना शुरू कर दो बाढ़ने के बाद, इस टाइम पर आप जाओगे ना तो आपको 10-15 फीट जाने में भी रोड़ी ही चुभेंगी। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाओगी तो वो सॉफ्ट होती जाओगी। जब आप पूरे खेत में नंगे पैर घूमने लग जाओ तो आप ये समझ लेना कि आप इसके नजदीक पहुंच गए। बल्कि हम ये बाड़ू रेते वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे वैसे ही सॉफ्ट होती है, यहाँ भी रोडियां चुभेंगी जिस टाइम पर आप इसके कार्बन की मात्रा घट जाएगी। और डाकर वाले में तो मारावाड़ी में तो संभव ही नहीं है। आज मेरे खेत में आप घूमोगे तो पूरे 500 एकड़ में घूमने लगे, आपको महसूस नहीं होगा आप जूते में खड़े, तो वो कार्बन की मात्रा 0.9 के आसपास में है मेरे खेत में। तो इसको बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, खेत के अवशेष खेत के अंदर मिलाते चलो। पशु यदि आपके उसके अंदर चलेंगे तो वो इसको थोड़ा जल्दी और बढ़ाएंगे। तो हरी खाद का जितना प्रयोग कर पाओ वो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन हरी खाद के लिए भी हम एक ट्रेंड में फंस गया। एक ही बात का जिक्र आता है कि आप ढैंचा बीजो और ज्यादा समझदार हो तो उसमें मूंग बीजिए। कुछ साथी ये कहने लगे वो ढैंचे को अकेले बना बीज 10 प्रकार के बीज उसके साथ मिला। तो जैसे हम कीड़े वाला चर्चा करते हैं तो उसमें भी कई बार मेरे पास सवाल आ जाते हैं जी मैंने ढैंचा बीजा था उसमें सारे में कीड़े लग गए और आप तो ये कहते हो कि किसी भी फसल को कीड़े तंग नहीं करते। तो उसका रिजल्ट ये आता है वो रसायन वाला किसान है, उसके खेत में नाइट्रोजन की कमी है ही नहीं और वो नाइट्रोजन की पौधे को बीज रहा है तो वो कीड़े उसको इसलिए तंग कर रहे हैं। इसका टोटल रिजल्ट मेरे पास ये निकल के आया है, जो अभी तक मेरे खुद के अनुभवों के अनुसार ये निकल के आया है। आप गेहूं की कटाई के बाद 2 पानी लगते दे दो, यदि पानी की स्थिति किसी किसान के पास में है। पहले पानी में तो बहुत कम जर्मिनेशन होगा, बाकी इस टाइम पर पानी दोगे तो खूब जर्मिनेशन आ जाएगा घासों का। लेकिन उस टाइम पर क्लाइमेट कुछ इस तरह का है उसमें आपने कलर नजर आएगा। लेकिन वो पूरी सूखने से पहले दूसरा पानी यदि लग गया है तो फिर सभी प्रकार के पौधे उसमें उग आएंगे और वो वही पौधे उग आएंगे जिन पौधों की आपकी उस जमीन को जरूरत है। मेरे वाला सिस्टम थोड़ा अलग है, मैं पशु चलाता हूँ, मेरे को लालच है उस घास की वैसे ही, तो वो जब उग के आ जाते हैं और उसके अंदर पशु चलते हैं तो उसी प्रकार के घासों की जरूरत है, उसी प्रकार के घास का गोबर बढ़ के उसके अंदर मिलने लग रहा है तो उसमें जल्दी उन तत्वों की पूर्ति हो जाती है और खरपतवारों का आने का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा अलग तरह से विचलित आ जाता है। तो ये दूसरे साथी
जो ट्रेंड के अनुसार ही कर रहे हैं, वो भी यदि हम ढांचा वगैरह भी हम लेके चलेंगे तो उससे भी कार्बन की मात्रा बढ़ती है। एक तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखते हुए खेती करेंगे तो हमारा को खरपतवारों से भी कुछ निदान मिलेगा और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। दिनेश के खेत में हर साल उसकी माँ के और उसके झगड़े के कारण एक पानी देना पड़ता है, नहीं तो पूरे सीजन उसके गेहूं पानी नहीं पाते। और जब मैंने उसकी मिट्टी को टेस्ट करा तो उसकी 0.9 के पास में कार्बन की मात्रा है। तो इसका एक कारण ये भी है। दूसरा जो खुराक है वो कैपिलरी सिस्टम की, जो आज भी चर्चा का विषय था। कैपिलरी में काफी ताकत है और हमारे बुजुर्ग इसको यूज करना जानते थे। वो जब तक हमारे पास नहरें नहीं थी उस टाइम पे भी गन्ना उगाया करते। गन्ना एक सिंचाई के टाइम पे उसको बीज लेते, बरसात के कारण बीजते, सारे बीजते या दूसरे साधनों से उसकी सिंचाई करके उसकी मार्च के महीने में बिजाई कर लेते और उसको खुदालियों से नोड़ाया करते। खुदालियों से नोड़ाने के बाद मोगरी से पीटते। तो उस टाइम पर तो नहीं सिस्टम समझ में आ रहा था, ये अब क्लियर हो गया कि वो ऊपर की वो मल्चिंग मिट्टी से कर रहे थे। वो कैपिलरी 1 से 1.5 इंच नीचे तक खुली है और वो पहले मैं कैपिलरी बता देता हूँ फिर उस तक आएंगे। कैपिलरी होती क्या है? जिन सुराखों से बरसात का पानी नीचे तक चोए से जाता है, चोए तक जाता है, उन्हीं सुराखों से वायु दबाव में वो वापिस आता है। इसको टेस्ट करने के लिए आप सूखे से सूखी जमीन में 5-6 फीट का एक पॉलिथीन का टुकड़ा ले लो और उसको मिट्टी के ऊपर बिछा कर उसकी सारी किनारियों को दबा लो। 24 घंटे बाद आप देखोगे उस पॉलिथीन के ऊपर भी पानी की बूंदें मिलेंगी और नीचे की जमीन भी गीली मिलेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि वो कैपिलरी वापस पानी देती है। दूसरा, इसको टेस्ट करने के लिए सर्दियों में जिन खेतों में नमकीन पानी लगा है उसकी गेहूं की पौड़ी देखोगे तो उसके ऊपर सफेद रंग के नमक के दाने जम जाते हैं। तो वो कैपिलरी में जो पानी आया था साथ में न्यूट्रिएंट लेके आया तो वो तो वाष्पीकरण के साथ उड़ गया और वो नमक या तो खुराक वहां पे जमा होती। वो खुराक यदि जमीन के नीचे होती, ऊपर वो सेध रही है पौधे, क्योंकि हल्की बरसात होगी तो वो जड़ के पास जाएगी और जड़ के पास जाके उस पौधे को गड़ाने का काम करेगी। जिस तरह से आप जोड़िया निबाड़ी में कई बार हल्की बरसात तंग कर देती है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि नीचे से जो पानी आता है वो खुराक भी लेके आता है। उस खुराक को यदि 2-2.5 इंच भी जमीन के अंदर समाहित कर दे हम तो वो खुराक का भी काम करेगा और नमी का भी काम करेगा। सरसों जब हमारे बुजुर्ग बीजते थे तो अगस्त में लगभग बारिश बंद हो जाती है, अपनी अगस्त के लास्ट तक। अब की बार ये अलग सिस्टम चल रहा है, पूरे सितंबर चल रही है। तो उसके बाद फिर वो खुली बाई हुई मिट्टी को दोबारा से गिरडी या सुहागे दोबारा दबाते रहते, बार बार उसको निकालते रहते, तो वो सूखी जमीन उस नमी को सोखती रहती और एक समय ऐसा आता कि उसके पास में जर्मिनेशन के लायक उसमें नमी बढ़ जाती और उसमें से अपना चना और सरसों बीज के हमारे बुजुर्ग गुजारा कर जाते। यानी कहने का अर्थ ये है कि बुजुर्गों को पता था कैपिलरी के पास नमी भी है और खुराक भी है, तो वो उसको बार बार मुड़ा के बहा के उसको रिजर्व करते थे और उसको खुराक के रूप में प्रयोग करते थे। तो इसको हम भी कर सकते हैं, मल्चिंग के माध्यम से कर सकते हैं या बार बार लोड़ाई उड़ाई करके सूखी मल्चिंग के सारे उसको यूज कर सकते हैं। इससे अलग जो खुराकें हैं वो भी हमारे घरों में है। पहली खुराक होगी जितने भी अवशेष हैं फसल के वो खेत के अंदर मिलेंगे तो वो कार्बन की मात्रा भी बढ़ाएंगे और वो खुद भी नाइट्रोजन जैसी चीजें, फास्फोरस जैसी चीजें देने में सक्षम है। घर्षण के मतलब खाद के रूप में बढ़ेंगे और वो खुराक देंगे। दूसरा कैपिलरी वाला हो गया। तीसरा जो हम पशुधन रखे हैं, एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। दिनेश जो अपना साथी है उसने एक बार 8 किले की गेहूं पूरी पकी नहीं थी, कच्ची कटवा ली, मतलब दाना में फुलावट रह रही थी और उस टाइम पर उसने कंबाइन चलवा के कटवा दी और वो ट्रेलियों में जब भर के गांव में गई तो चर्चा का विषय बन गया। दिनेश ने पागलपन कर दिया, कच्ची गेहूं कटवा दी, रेडी सुखाना करेगा, नाज का भी नाश कर दिया और इसकी मेहनत भी बढ़ गई और उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। वो बात जैसे ही मेरे पास आई तो मैंने दिनेश के पास फोन करा, भाई इसकी जल्दी ना गई थी, कहीं जाना था तो मेरे को बता देता, मैं कटवा देता इसको। तो उसने कहा जाना कहीं नहीं है, न मेरे ऊपर किसी प्रकार का और दबाव था। एक दबाव है, राजस्थान के रोड आ रहे हैं गांव में और मैं उनको अपने 8 किले खाली करके उनकी बैठन खातिर जगह देने खातिर मुझे लालच है।
तो मैं उसको टेस्ट करने के लिए भाई इसके पास असल जानकारी है या वैसे ही वहम है, तो मैंने कहा भाई तेरे को क्या लाभ होगा उनके बैठने से। उसने कहा भाई मिंगनिया करेंगे, मैं मिंगन करेंगे तो उससे मेरे खेत का खाद बच जाएगा। तो वो बात को मैंने काफी देर तक घुमाता रहा। मैंने कहा भाई इसको टेस्ट करके देखा, तो उसको भी तसल्ली हुई भाई इसी बड़ी बात क्यों कराई कि मेरा हमें खाद ला है बैठना है बैठना है, और फिर भी मेरे साथ जिद करे बैठा। तो वो भी उस सही टाइम तक इंतजार करने लगे, मैं इसको दिखाऊंगा। उसने 8 किले में धान लगाई, और वो धान बगैर किसी रसायन के दूसरे पड़ोसियों से धान अच्छी चली। तो एक दिन जब मेरा उसका सामना हुआ तो उसने कहा बाइक पे बैठ, चल वो रिजल्ट में आज दिखा के लाता। हम दोनों साथी उसके खेत में गए, बीच वाला हिस्से में चले गए। 4 किले नून थे, 4 नून थे, और पानी उस टाइम पर भरा हुआ था, बरसात 2 दिन पहले हुई थी। तो उसने जाते कहा बेला में देख। मैंने कहा मैंने तो देख लिया, तू बता इसका क्या खाना है। उसने कहा इसमें जो बेटा ने मिंगन करे थे उसका खाद लग गया है। मैं नीचे झुका और मैंने हाथ में ऐसे डोरी के सारे वो मिंगन लगा गए थे, उनको भर के चलो मैं मिंगन नहीं तरह लग गया। उसने भी देखा बाबा कि मैं मिंगन कैसे कैसे तरह, तो मैं तो अगले साल भी दिखाऊंगा, मैं इसमें से तो कुछ नहीं होना, अगले साल भी तरह। तो ये खुराक करता है। तो वो सोचने को मजबूर हो गया, मिला भाई मिंगन तो सही मित्र है, लेकिन जीरी तो खास नहीं करी है। माँ जो भेड़ों ने पेशाब कराया था उसके न्यूट्रेंट मित्र ध्यान नहीं का, वो जमीन ने पिया है और उसने ताकत देनी शुरू की है। ये जो मिंगन है ये तो बढ़ेंगे और तब जाके ये खुराक देना शुरू करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पशुओं का पेशाब आपके पास में है वो शुद्ध यूरिया की तरह है, और यूरिया भी जीवित है, उसकी नाइट्रोजन। इस यूरिया का जो रिजल्ट है वो लगातार घटता जा रहा है। जिस टाइम पर यूरिया शुरू हुआ तो ये बताऊंगा आधा कट्टा कोई कृषि अधिकारी खेत में डलवा जाता तो उसका रंग ऐसा हो जाता, पूरे गांव में चर्चा का विषय हो जाता। आज उस खेत में हम 8 कट्टे दे चले गए, लेकिन वो रंग नहीं आ रहा जो शुरू में होता। तो उसका कारण क्या था, यूरिया से नाइट्रोजन बना है, और नाइट्रोजन किसी भी पौधे का पौधा नहीं है। आपको लगेगा कि भैया बात जमाई के लिए झूठ बोली, उसको समझने के लिए आपका जो मुख्य भोजन है वो गेहूं है, सारे सहमत इससे। पर मैं थाली भर के गेहूं की दे दूं आपकी तो कोई खा पाते उसको। उस गेहूं से आटा बनेगा, आटे से चपाती बनेगी, समोसा बनेगा, हलवा बनेगा,